बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनें जो है वो पहुँची हैं अदालत में, और रीज़न ये है कि उनकी मुलाकात उनके भाई से करवाई नहीं जा रही, और मुलाकात ना होने की वजह से अब उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत को उन्होंने क्या कहा, एक तो अलीमा खान साहिबा ने ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जो दरख्वास्त दायर की है उसमें होम सेक्रेटरी पंजाब को और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को, इन दोनों के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। देखें, ये जो जेल का मामला होता है ना, जो जेल होती है ये होम सेक्रेटरी के अंडर में आती है, और होम सेक्रेटरी इसका बहुत सारे इसके आगे एडिशनल सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें से एक की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो होम सेक्रेटरी इसके लिए जिम्मेदार है। जो अदालती अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। तो होम सेक्रेटरी भी इसमें नाकाम रहा, और सुपरिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल जो है वो भी इसके अंदर नाकाम रहा। अब अलीमा खान साहिबा ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल भी पेश आई अदालत में, वो मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। लेकिन हुआ ये कि साबिक़ वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में जेल में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में पटिशनर को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी थी, और मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी जमा करवाई गई थी। इसके बावजूद जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से कई बार मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ्रीकैन की जानिब से इमरान खान साहब से मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी आयद की गई है, और जेल मैनुअल के तहत तयशुदा मुलाकात भी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। अलीमा खानम साहिबा ने इस्तदा की है कि अदालती हुक्म अदूली पर होम सेक्रेटरी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब ने भी कहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर मेरी बहनों को मेरे पास नहीं आने दे रहे तो ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए। अब अलीमा खान साहिबा ने वहां पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, और बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई। उन्होंने कहा जी हमारी मुलाकातें ना करवाने में तो जजों की तौहीन हो रही है, हमारा मजाक कहां उड़ रहा है, जजों की तौहीन हो रही है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ नहीं समझता। इमरान खान के मुकदमात लड़ने वाले वकला को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। क्या कर्नल साहब इमरान खान के केसेस खराब करना चाहते हैं? ये वो कर्नल है जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि अडयाला जेल का कंट्रोल इसके पास है, और ये एस्टेब्लिशमेंट के हुक्म के मुताबिक किसको मिलना है किसको नहीं मिलना ये मामला कंट्रोल करता है। फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान से मुलाकात और मुकदमात पर मुशावरत की इजाज़त दी, लेकिन फिर भी सलमान सफदर की मुलाकात नहीं हो सकी। सलमान सफदर ने कहा था चीफ जस्टिस को कि जनाब आप तहरीरी हुक्म जारी करें मेरी मुलाकात का, लेकिन जज साहब ने कहा आप जाएं, जाकर आप मिले, क्योंकि अदालत को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना अपने हुक्म के ऊपर। तो जनाब याया अफरीदी साहब का जो हुक्म है वो भी जूते की नोक के ऊपर रखा सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को भी कुछ नहीं समझता, वो तौहीन अदालत भी नहीं लगा रहे हैं। ये कहा अलीमा खान साहिबा ने कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, हमारी मुलाकात ना कराना हमारी तौहीन नहीं बल्कि इन जजों की तौहीन है, और हम तो इनके लिए यहां आए हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जज के कमरे में जब दाखिल हुए तो इससे पहले हुआ यह था कि इंतजार पंजूता साहब के साथी हैं वो गए, जाके उन्होंने कोशिश की पता करने की कि जनाब वहाँ हो क्या रहा है और जज साहब मौजूद हैं या नहीं। तो उन्होंने पूछा तो पता चला जनाब जज साहब मौजूद हैं। जो अमला है उन्होंने बताया कि जज साहब मौजूद है, बेफिक्र हो जाए। और जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद सूरत हाल बदल गई। अब सूरत हाल क्या बदली ये मैं आपको उनके अपने मुंह से जो अल्फाज हैं वो बता देता हूँ। उन्होंने कहा हम जज के कमरे में दाखिल हुए, जज पहले ही वहाँ से निकल गए, पीछे से निकल गए, बजाय इसके कि इनको फेस करते जज पीछे से निकल गए। जजों के ये हालात हो गए। हमारी दरखास्त आए बगैर ही अगर जज हिम्मत नहीं कर रहे, यानी अभी तो हमारी दरखास्त भी नहीं आई और जज हिम्मत नहीं कर रहे, तो क्या ये हमें इंसाफ दे सकेंगे? अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो इस्तीफा दें और अपने घर चले जाएं। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा। बहरहाल इन्होंने अपनी दरखास्त दायर कर दी है। अलीमा खान ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा अगर जज इंसाफ नहीं दे पा रहे और खुद भी बेचारे मजबूर हैं तो जज फिर किसके पास जाएंगे अगर उनकी बात ही नहीं मानी जाएगी। देखें, जज जो होता है उसकी तौहीन तब होती है जब वो फैसला करे और फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, और जब कोई जज अपने फैसले पे अमल दरामद ना करवा पाए तो इसका मतलब है वो फारिग हो गया, अब उसके मनसब का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा एक सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, जेल के बाहर खड़ा हुआ एक सिपाही, एक अर्दली लेवल का बंदा जो है वो जजेस के ऑर्डर्स को जो है वो बूटों की नोक के ऊपर रख रहा है, तो इसमें तो फिर जज के लिए तौहीन ही तौहीन है। फिर इससे अच्छा आप इस कुर्सी के ऊपर बैठे ही ना।
आलिया हमजा साहिबा भी गई थी और उनके साथ रेहाना डार साहिबा मौजूद थी। उन्होंने कहा हम साइल बनकर अदालत में आते हैं और आते रहेंगे, अदालत को बताते रहेंगे कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आपकी वजह से जेल में है। ये अदालत में खड़े हुए थे एक, और वहाँ पे इन्होंने ये बात की है आलिया हमजा ने, और साथ उनके रेहाना डार साहिबा भी थी। अब नाज़रीन, गंडापुर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। ये जो हालात हैं इस वक्त, इमरान खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान की बहनों से ना मिलने देना बेशर्मी और बेगैरती है। ये सिस्टम बेशर्म और बेगैरत हो चुका है, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। सिस्टम में ऐसे लोग हैं जिन्हें एहसास हो रहा है कि इदारे भी बदनाम हो रहे हैं और नफरतें भी फैल रही हैं, वो रास्ता निकालेंगे। ये अली अमीन गंडापुर साहब को उम्मीद है कि शायद इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में या सिस्टम में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं और पाकिस्तान की अवाम में और इदारों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है उस नफरत को कम करना चाहिए। ये अली अमीन गंडापुर साहब के दिमाग में, और भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन देखें, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम एक तरह से यरगमाल है और पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है चंद लोगों के जरिए से, और वो चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ना वो पाकिस्तान का फायदा सोच रहे हैं, ना पाकिस्तान की आवाम का फायदा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि इमरान खान आ गया तो हमारी दिहाड़ियां बंद हो जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमारे पास जो ताकत है वो हमसे छिन जाएगी, इमरान खान आ गया तो हमें बदतरीन शिकस्त हो जाएगी और हमारा इस मुल्क के अंदर जो सिक्का बैठा हुआ है वो ताकत हमसे चली जाएगी। बारह इस पर जावेद हाशमी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया इसी हवाले से, इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त राह फरार ढूंढ रही है, वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अलीमा खान हिकमत अमली से चल रही हैं। खान की रिहाई अब इमरान खान की बहनों के हाथ में है। यानी उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें अब इन मामलात को आगे चलाएंगी और उनकी बहनों के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई होगी। अदालत में ही नादरीन एक और केस भी लगा हुआ था, मैं चाहता हूं कि साथ ही उसके बारे में भी मैं बात कर लूं। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस है। अहमद नूरानी साहब के दो भाई, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। जब अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की, वो स्टोरी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की फैमिली से मुताल्लिक थी। उनकी बेटियों का तस्करा था और उनकी एक अजीज़ा है उनका तस्करा था, हाजरा सुहेल साहिबा, कि उनको आउट ऑफ द टर्न जाके, आउट ऑफ द लॉ जाके किस तरीके से उनको रूल्स को वायलेट करके कैसे इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया, इतनी मुराद दे दी गई। तो ऐसे और भी चीज़ें थी उसमें स्टोरी में। अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी। बजाय इसके कि अहमद नूरानी साहब की स्टोरी को चैलेंज किया जाता, उनके खिलाफ कोई केस किया जाता, जिस मुल्क में वो मौजूद हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ है, आप वहाँ जाएं और जाके आप अहमद नूरानी के ऊपर केस कर दें। बजाय ये किया जाता, आसान तरीका ये ढूंढा गया कि अहमद नूरानी के दोनों भाइयों को उनके घर से जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। उनकी वालदा जो है वो दर बदर बेचारी अदालतों में जाती हैं, रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि 1 महीना हो गया तकरीबन अहमद नूरानी के भाइयों को जबरी तौर पर लापता हुए, अभी तक जो है ना वो FIR की कॉपी नहीं मिली। अहमद नूरानी के भाइयों के अगवा की FIR हासिल करने की दरखास्त अलग से दायर की गई है। उस दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस इनाम मिनहाज साहब ने लंबी तारीख दे दी है, पुलिस से 28 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। यानी 10-11 दिन के बाद पुलिस आराम से जवाब दे दे कि उन्होंने FIR दी है या नहीं दी है। FIR की कॉपी हासिल करना क्या कभी इतना मुश्किल था? भाई FIR की कॉपी तो आप एक दरखास्त देते हैं उसी वक्त आ जाती है। FIR की कॉपी हासिल करना तो कभी मुश्किल नहीं था, आपने FIR हासिल करनी है तो। अब वो FIR की कॉपी हासिल करने के लिए 10-11 दिन का टाइम दे दिया जज साहब ने। तो ऐसे तो नादरीन पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। तो इतनी लंबी लंबी तारीखें इसलिए दी जा रही हैं कि ये अहमद नूरानी को ये कहना चाहते हैं कि तुम अपनी स्टोरी का खुद ही रिबटल दो, तुम अपने मुंह से ये कहो कि तुमने जो स्टोरी की वो गलत की, तुम खुद ये तस्लीम करो, उसी फैक्ट फोकस के ऊपर तुम ये छापो कि मैंने एक गलत स्टोरी दी थी आर्मी चीफ के खिलाफ। ये दबाव है अहमद नूरानी साहब पे, लेकिन क्या वो ये दबाव लेंगे? ये नादरीन एक बड़ा सवाल है और मुझे नहीं लगता वो ये दबाव लेंगे, क्योंकि मैं लगातार अहमद नूरानी के क्लिप्स देख रहा हूँ, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहा हूँ। वो तो बल्कि मजीद फ्रंट फुट पे आके अपनी ना सिर्फ स्टोरी को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बल्कि और भी वो इसके ऊपर अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। वैसे मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि अहमद नूरानी साहब की अपनी फैमिली से कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है और ना उन्हें इन चीज़ों की कोई इतनी, मेरे ख्याल में इससे फ़र्क पड़ेगा। वो बाहर मौजूद हैं और वहीं से वो अपना काम करते रहेंगे। उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बनाया हुआ है, वो उसके मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अब आ जाए नादरीन, एजाज चौधरी साहब वाला मामला जो है ना वो एक केस स्टडी है। यानी ये सब जानते हैं कि एजाज चौधरी साहब को अगर जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो फिर बाकी सबकी जमानत भी हो जाएगी। उसमें जो शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा शामिल हैं, उमर चीमा साहब शामिल हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब शामिल हैं। ये सब लोग भी छूट जाएंगे अगर किसी तरह
एजाज चौधरी साहब की जमानत हो जाती है। तो अब एजाज चौधरी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था। बड़ा अजीबोगरीब ड्रामा हो गया कल और आज, इन 2 दिनों में। अब ये चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या पाकिस्तान का अदालती निजाम अब ऐसे चलेगा। मैं वो हकायक आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि अली इशफाक साहब की टीम है, बैरिस्टर शाहज़ेब मकसूद साहब हैं, 1-2 और दोस्त हैं, ये खुद मुकदमा लड़ रहे हैं। तो मेरा क्योंकि इन लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक है, इनके साथ एक दोस्ती है, एक पुराना याराना है, और वो मुझे जो है वो खबरें दे भी देते हैं, मैं उनसे जान भी लेता हूं। तो मैंने इनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा जी मुझे सारी बात बताएं, हुआ क्या था। और फिर मैंने जो कोर्ट रिपोर्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने भी वही कहानी मुझे सुनाई। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। एजाज चौधरी साहब वाले केस में पहले 3 जज थे जो केस सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ शकील अहमद साहब, जस्टिस शकील अहमद साहब, फिर जस्टिस शफी साहब। ये 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान केस सुन रहे थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन जजेस को मुतमईन नहीं कर पाई। 4 नुक्ते हैं जनाब इस केस में। सबसे पहले यह था कि जी साजिश की है, एजाज चौधरी ने 9 मई के हवाले से साजिश की है। जज मुतमईन नहीं हो, जजों ने उड़ा दिया, जिन्होंने कहा साजिश को छोड़ो, आगे चलो, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है इसमें। दूसरा नुक्ता इसके अंदर उठाया गया कि ये नॉमिनेट, उनका नॉमिनेट भी नहीं है, मौके पे मौजूद ही नहीं था, साबित ही नहीं हुआ, लिहाजा दूसरा नुक्ता भी निकल गया। तीसरा आया जनाब के ये जो है इनके ट्वीट्स वगैरह थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे इनकी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से लोग उकसाए गए। तो ये मामले के ऊपर पहले ही फैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि जनाब इनकी कोई वक़्त नहीं है और उसको चैलेंज नहीं किया गया, तो तीसरा भी उड़ गया। अब वाहिद नुक्ता एक रह गया जो उठाया याया अफरीदी साहब ने, यानी बाकी 2 जजेस मुतमईन हो गए और ऐसा दिखाई दे रहा था कि 2 जज साहिबान ये फैसला दे देंगे कि एजाज चौधरी साहब की जमानत दी जाती है, ये मुचलका आप जमा करवाएं और इनको घर भेजें एजाज चौधरी साहब को। अब ये नजर आ रहा था, 3 में से 2 जज तो एक तरफ खड़े हो गए थे। याया अफरीदी साहब ने वहां पे कह दिया जी इनकी वीडियो भी है, और खुद कहा कि इनकी वीडियो भी है, और बार बार कहा इनकी वीडियो है। अच्छा, अब हुआ ये कि पहले एक इनकी वीडियो निकाली गई, तो वो पता चला जी वो वीडियो नहीं है, वो कोई ऑडियो निकल आई। तो जजेस ने कहा ऑडियो तो कोई सबूत ही नहीं है, फारग करें, आगे चलो। फिर एक जो है वो वीडियो निकाली और चलाई गई, वो 15 मई की वीडियो थी। तो जो मुअज़्ज़िज़ जज बैठे थे बेंच में, उन्होंने कहा जी 15 मई को वीडियो इन्होंने की है, उसकी बुनियाद पे 9 मई को साजिश हो गई। यानी एक आदमी ने 15 मई को अवाम को एक उकसाया और 9 मई को अवाम ने हमला कर दिया। ये कैसे हो सकता है जनाब? ये हो सकता है, ये तो कैलिबरी फॉन्ट वाला काम हो गया ना, कि वो फॉन्ट बना बहुत अरसे बाद और मरियम नवाज ने उस फॉन्ट के अंदर अपनी डीड लिख दी बहुत अरसा पहले। तो फिर उसके बाद उनका कैलिबरी क्वीन एक नाम भी पड़ा था कि वो फॉन्ट जो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं था, कभी आया ही नहीं था, उस फॉन्ट के अंदर उन्होंने उसके आने से पहले ही अपना एक मुआहदा तहरीर कर दिया। तो ये उस तरह की बात हो गई कि एजाज चौधरी साहब ने 15 मई को लोगों को कहा और लोगों ने एक हफ्ता पहले 9 मई कर दिया। अंदाजा करें आप, ये भी उड़ा दिया जज साहब ने। फिर एक और वीडियो निकाल के चलाई गई। अब ये वीडियो निकली जी 12 मई की। तो जज साहब ने कहा यार 3 दिन बाद वो कैसे साजिश कर रहा है भाई, वीडियो 9 मई से पहले की कोई है तो निकालें। तो वीडियो कोई निकली नहीं। फिर याया अफरीदी साहब ने कहा नहीं कोई वीडियो है जरूर, और ये वीडियोस थी टॉक शोज की, टीवी के ऊपर चली हुई है। तो जज साहब ने कहा नहीं कोई वीडियो है, तो भी इसमें याया अफरीदी साहब को नजर आ गया, अदालत को नजर आ गया कि 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ऐसे हैं कि इस मामले में अब वो जमानत दे देंगे एजाज चौधरी साहब को। तो फिर किया ये गया फौरी तौर पे कि बजाय जमानत दी जाती ये मामला यहां जाता। याया अफरीदी साहब ने कहा जी अब मजीद वक्त दे देते हैं, कल सुबह आप वो वीडियो लेकर आए जो वीडियो मौजूद है एजाज चौधरी साहब की। प्रोसिक्यूशन नाकाम हो गई थी, 2 साल लग गए, इस बंदे की जमानत नहीं हो रही। बुजुर्ग आदमी है, बीमार आदमी है, उसको स्टंट पड़े हुए हैं, अभी अस्पताल में जाके इलाज करवा के आए जेल के दौरान ही। बार बार उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर आता है, उनको सेनेट के अंदर पेश नहीं होने देते। अब मामला यह है कि याया अफरीदी साहब ने कहा जी कल सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं, सुबह जाएं और जाके वीडियो लेकर आए। अब जो वकील है वो इंतजार कर रहे थे। रात को आपको पता है कॉज लिस्ट आती है, पता चलता है जी सुबह कौन कौन सा केस है। तो पता चला सुबह केस ही नहीं लग रहा। बाद में जब पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो बेंच ही फारिग कर दिया गया है और एक नया बेंच बना दिया गया है। और ये जो नया बेंच बनाया गया है ये अगले जुम्मे को, यानी 9 दिन के बाद अब केस सुनेगा। और जो नया बेंच बनाया गया उसके अंदर जजेस देखें, 3 जज शामिल किए गए हैं। एक जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब, एक बलूचिस्तान से, एक सिंध से, एक खैबर पख्तूनख्वा से, तीनों जज। और ये तीनों नए जजेस हैं जिन्हें अभी लाया गया। मैंने आपको कहा था ना कि 9 मई से मुताल्लिक जितने केसेस हैं उनमें नए जजेस को अब केसेस दिए जाएंगे
और जबरी तौर पे जो गुमशुदगियां हैं, जो लापता अफराद का जो मामला है, वो भी नए जजेस को दिया जाएगा। इसी बुनियाद पे वो फिर लिंगर ऑन करेंगे, चीज़ों को लंबा करेंगे। तो यहां पे अब नए जजेस को दे दिया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे हो सकता है। दुनिया के किसी मुल्क के किसी कानून में ऐसा नहीं होता कि एक जज बैठे हुए बेंच, वो केस को सुन रहा है, उनमें से किसी ने इनकार भी नहीं किया, किसी ने अपने आप को केस से अलग भी नहीं किया, प्रोसिक्यूशन ने भी जजेस पे अदम एतमाद नहीं किया, और जो दूसरी पार्टी है मुल्जिम पार्टी, उन्होंने भी जजेस पे अदम एतमाद नहीं किया। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, हर चीज़ अपने ट्रैक के ऊपर है। अचानक खबर आती है जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है उसने बेंच ही तब्दील कर दिया है और केस अब नहीं लगेगा, केस 9 दिन के बाद लगेगा। ये क्या है? ये खेल घटिया और घिनौना इस मुल्क में खेला तो जा रहा है, लेकिन खेलने वाले एक बात याद रखें कि वो पाकिस्तान की अदलिया में वो वाला गंद डाल रहे हैं जो नस्लें लग जाएंगी समेटने में। ये कैसे हो सकता है कि जजेस बैठे केस सुन रहे हैं, आप बेंच तोड़ेंगे, नया बेंच बना देंगे और जनाब इतने दिन के बाद आके हमारी मर्जी के जज जो है वो अब केस सुनेंगे। यानी जिस बेंच के ऊपर आपको लगे या इंसाफ होने वाला है, ये तो कल को कोई भी ताकतवर आदमी आएगा, पैसे वाला आदमी आएगा, और गरीब आदमी के मुकाबले में जैसे ही उसे महसूस होगा वो केस हारने लगा है, तो वो कहेगा जनाब बेंच तोड़ के नवा बेंच बना दो, और बेंच टूट के नया बेंच बन जाएगा। ये तो खेल बन जाएगा इस मुल्क में। हर ताकतवर आदमी जो है वो अदलिया को खिलौना बना देगा, और एस्टेब्लिशमेंट के पास वो लामुतनाही ताकत आ जाएगी जो आ चुकी है, जो पाकिस्तान के पूरे निजाम इंसाफ को दीमक की तरह खा जाएगी। और खा क्या जाएगी? खा गई है। इस केस को देखकर मैं हैरान हो गया हूं कि कहां इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को पहुंचा दिया है। अब इसी हवाले से जो 9 मई वाले मामलात हैं, क्योंकि इसी में इनको फंसाया हुआ है, एजाज चौधरी साहब को जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। यह बड़ा अहम है 9 मई के हवाले से, यह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 12 या 13 फौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं, वो हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। इत्थे रख, ये है मामला, हम पे हमला कर दिया, हमें मार दिया, पीटीआई आ गई, पीटीआई वालों ने ये कर दिया, वो तोड़ दिया, उसको आग लगा दी। ओ भाई, जो वहां पे ड्यूटी पे अफसरान थे वो किधर हैं? जो सिक्योरिटी वाले थे वो किधर हैं? जो सीसीटीवी फुटेज और कैमरास लगे हुए थे वो किधर हैं? ये सारा निजाम कैसे नाकाम हो सकता है? आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने वो सवाल उठाया जो इमरान खान साहब जेल से उठा रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, और यहीं पे आके ये सारा केस जो है इनकी गिच्ची से पकड़ा जाता है। वो कहते हैं जी कि 12 या 13 फौजी तनसीबात पर हमले हुए, वो सिक्योरिटी की नाकामी थी वो हमले। उस वक्त फौजी अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या 9 मई पर किसी इदारे का एहतसाब किया गया या किसी इदारे ने एहतसाब किया? अब दें जवाब कि क्या एहतसाब हुआ है और किस किस का एहतसाब हुआ है, कितने बंदे जो है वो सजा काट रहे हैं। अब इसका जवाब जो है वो जज साहब मांग रहे हैं, देखते हैं इसका जवाब आता है या नहीं आता। और केसेस नाज़रीन इस तरह के बनाए गए हैं, मसाइका खेज और हैरान कुन, कि आपको हंसी आ जाएगी। यानी 9 मई के वाक़े में पुलिस अफसर है, उसका जनाब एक दांत टूट गया, केस उसने ये किया, उसका दांत टूट, पता नहीं उस दिन टूटा या पहले का टूटा हुआ था या पता नहीं बाद में टूटा है, या जो भी किया उन्होंने दांत डाल दिया कि जनाब ये पुलिस वाले का दांत टूटा है 9 मई में और ये वहां पे टूटा है तो इसका मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आपको पता है जो दांत टूट जाए ना उसकी जमानत नहीं होती, वो लंबा चलता है, वो फिर बंदे का छूटना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब पुलिस वाले का दांत टूट गया, पुलिस अफसर का, और ये केस बन गया। अब अजीबोगरीब दिलचस्प सूरत देखें, दांत एक टूटा है और रजा अली और जैनुल आबिदीन दोनों पर ही एक पुलिस अफसर का दांत तोड़ने का इल्जाम है। यानी दोनों ने आधा आधा तोड़ा या दोनों ने इकट्ठे पकड़ के ऐसे करके निकाल के तोड़ा। कैसे निकाला भाई? दांत एक आदमी तोड़ सकता है, एक आदमी ने जरब लगाई दांत टूट गया, दूसरे आदमी ने चपेट मार दी होगी, धक्का मार दिया, उसके खाते में आप दांत टूटना तो एक ही बंदे के खाते में डालेंगे ना, या दांत तोड़ा वो 2 बंदों को अलग अलग के ऊपर मुकदमा कर दिया आपने। ये कैसे हो सकता है? एक ही पुलिस अफसर का दांत तोड़ने का इल्जाम, ये समीर खोसा साहब ने बताया। रजा अली को जिनाह हाउस से गिरफ्तार किया गया। ये प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रजा अली तो वाकये के वक्त निजी होटल में था जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। अंदाजा करें आप नाज़रीन, ये किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। एक चीज और है नाज़रीन, आर्मी चीफ के और हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि मईशत ठीक हो जाएगी ना तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ जाएगा, चीज़ें सारी हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि मईशत पाकिस्तान की अव्वल तो ठीक हो नहीं रही। ठीक हो रही होती तो लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे होते, ठीक हो रही होती तो इस तरह की बौखलाहट चेहरों पे नजर आ रही होती, ठीक हो रही होती तो इतने बड़े पैमाने पे क्या आप कर्जे ले रहे होते, ठीक हो रही होती तो क्या इस तरह से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ होता। ये सब कुछ ऐसे ना हो रहा होता। मईशत ठीक नहीं हो रही फिलहाल, ये मैं आपको बता देता हूं।
अब मामला यह है कि इनके दिमाग में यह है कि मईशत ठीक हो जाएगी तो हम सब ठीक कर देंगे। नहीं जी, नहीं होगा। हसीना वाजिद की मिसाल आपके सामने है। वहां मईशत ठीक थी, आपसे तो बहुत बेहतर थी। अयूब खान का दौर आपको याद है? अयूब खान के दौर में मईशत बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उस अच्छी मईशत में भी लोगों ने उसके खिलाफ क्या किया था? नारे लगाए, उसके खिलाफ निकले। अयूब खान को जाना पड़ा था। ये मईशत के साथ नहीं चलेगा। अयूब खान के दौर में भी, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी मईशत तो ठीक थी, लेकिन जब भी कभी घुटन होती है, नाइंसाफी होती है, तो फिर लोगों की तरजीह बन जाती है कि इन चीजों को खत्म किया जाए। मुल्क डिफॉल्ट करके भी बच जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुल्क डिफॉल्ट कर जाते हैं, मुल्क डिफॉल्ट करके भी मुल्क बच जाते हैं, मगर नाइंसाफी से नहीं बचते। जहां पे नाइंसाफी होती है, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, इंसानी हकूक की पामालियां होती हैं, वहां पे फिर लोग रद्द अमल देते हैं, बाहर आते हैं अल्टीमेटली। नाज़रीन, किसानों के बाद पंजाब में जो मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसानों को पहुंचाया, बर्बाद करके रख दिया। लेकिन उसके बाद जो महकमा सेहत है, उसके अफराद को, उसके एहलकारों, अमले को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। वो हज़ारों की तादाद में माल रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। जब वो वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना चाहते थे तो उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। कुछ डॉक्टर जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये वो मेडिकल का अमला है जो लोगों की खिदमत करता है, हज़ारों की तादाद में। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर उन्होंने बेशुमार लोगों को जो है वो बेरोज़गार कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी इस एहतजाज का हिस्सा बने, लेकिन एक बात जो की थी आलिया हमज़ा साहिबा ने, उस बात में दम है। उन्होंने कहा कि कोई अगर डॉक्टर नहीं बन पाया या अपनी ज़िंदगी में उसकी नाकामियाँ रहीं, तो वो अपनी नाकामियों और अपनी महरूमियों का बदला पंजाब के डॉक्टरों से तो ना ले, पंजाब के अस्पतालों से और मेडिकल के अमले से तो ना ले। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर नाकाम हैं या नालायक हैं या नकम्मे हैं, तो इसका बदला आप उन लोगों से लें जो लोग लायक थे, बेहतर थे, ज़िंदगी में आपसे आगे बढ़ गए। अगर मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी ना होती तो क्या होती? कख ना होती। काबिलियत ही कोई नहीं है, टके की काबिलियत नहीं है। ये तो सिर्फ नवाज शरीफ का बेटी ही होने का फ़ायदा उठाया ना, वरना डॉक्टर बन जाती ना। अगर लायक थी, काबिल थी तो डॉक्टर बन जाती, वो नहीं बन पाई। तो किसानों के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो हेल्थ डिपार्टमेंट को पहुंचाया और लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो तहरीक है हेल्थ वर्कर्स की, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हर तरफ एक बेचैनी है। आने वाले दिनों में देखिएगा आप किसान कैसे एहतजाज करते हैं। और किसान ने तो अब साफ कहना शुरू कर दिया कि हम अब गंदम नहीं उगाएंगे, जितना हमें परेशान किया गया है। हमसे वादा किया गया था कि हमें जो है वो हमारी कीमत मिलेगी हमारी फसल की, लेकिन नहीं मिल रही। पहले भी हमें डुबोया गया। 3 साल हो गए किसान लगातार मार खा रहा है। अब कितनी पसली होगी, कितनी मार खाएगा बेचारा। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।